guys, welcome to Unacademy UGC Net. A very good evening to all of you. मेरा नाम अदिति शर्मा है और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आप सभी लोगों से बातें करनी है, कुछ कुछ डाउट है जो क्लियर करने हैं और एक नया इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन यहाँ पर मुझे करना है, जो आपके लिए, मेरे लिए और हर एक नेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि एवी एकदम क्लियर है, ऑडियो और वीडियो एक बार मुझे चेक करवाइए जल्दी से। ओके, एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का साथ चाहिए। तो एक बार मुझे बताइए। कि क्या ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ओके, चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं शुरू करती हूँ फिर ये वीडियो बनाना। और गाइस, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाली हूँ जो हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, बात ऐसी है कि क्या सच में मार्च और अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना सर्टेनिटी के साथ में हमारे सामने आई। आपने देखा होगा, मैंने लगभग एक हफ्ता पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है कि दिसंबर की जो साइकिल थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी। इस वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। तो जून का एग्जाम जो है वो अपना 3 महीने के अंदर हुआ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो दिसंबर का एग्जाम हो नहीं पाया और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अब मार्च और अप्रैल के अंदर एग्जाम होने वाला है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है और ये सब हम लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बट अब उसके बाद बात ऐसी आ जाती है, क्या सच में एग्जाम पॉसिबल है मार्च और अप्रैल में होना? देखिए गाइज, मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पर आप लोगों को दे रही हूँ, एक पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मैं एनटीए को भी करना चाहूंगी, या फिर अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो यहाँ तक ये जो हमारी आवाज है ये एनटीए तक पहुंचा सकता है, तो ये होने वाली है गाइज। मैं आपको पहले दिन से जब से पढ़ाती हूँ मैंने आप लोगों को बोला है कि एनटीए की जो साइकिल है वो जून की रहती है और फिर दिसंबर की रहती है। और ये जो साइकिल है ये पिछले टाइम नहीं हो पाई थी और विच इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी, एग्जाम नहीं हो पाया था, वो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है गाइज कि ये जो एग्जाम है ये आपका मार्च या अप्रैल में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मेरा ये सोचना है, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं जानती हूँ समझती हूँ, एग्जाम मार्च और अप्रैल में होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्जाम हो। अब एनटीए क्या सोचता है और कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से रैपिडली एकदम 3 महीने के अंदर उन्होंने एग्जाम करवा दिया और बहुत सारी सिचुएशन गड़बड़ चल रही थी, पर फिर भी एग्जाम आया, रिजल्ट्स भी आए और आप सबने देखा भी रिजल्ट्स कैसे रहे। ऑल्दो हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे गए थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल गाइज, एक बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि ऑलरेडी फेब्रवरी आ चुका है। ठीक है, फेब्रवरी ऑलरेडी चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल के अंदर एग्जाम हो जाने वाले हैं। अगर मार्च और अप्रैल में एग्जाम होंगे ना गाइज, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इस वीडियो के अंदर कि सर्टेनिटी है कि डेफिनेटली फेब्रवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर क्या हो जाने वाला है, आपके फॉर्म्स आ जाने चाहिए। जो मुझे ऐसा लगता है अगर मार्च में एग्जाम होने वाला है तो, जिसके चांसेस ना के बराबर मुझे दिख रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि एनटीए ने उसके बाद में ना कोई नोटिफिकेशन डाला है ना कोई नोटिस डाला है। और अगर आप नोटिस करें गाइस, एनटीए जब भी अपना कोई अपडेट वेबसाइट पे डालता है तो उसके तुरंत बाद notices.com UGC@notices जो है उस वेबसाइट पर उसका एक ऑफिशियल नोटिस, एक पब्लिक नोटिस है जो जारी हो जाता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें टेंटेटिव लग रही हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर पेपर अप्रैल में हो जाता है, अगर पेपर दिसंबर की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अप्रैल में कंडक्ट करते हैं तो इस बार का जून का पेपर टाइम पर हो जाए ये इम्पॉसिबल है। अगर पेपर जून में नहीं होगा तो फिर जून की साइकिल बिगड़ेगी और जून के एग्जाम को फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा, फिर दिसंबर की साइकिल बिगड़ेगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि क्या सच में मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, ये चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूं और इसीलिए मैंने एक ओपन डाउट सेशन रखा है। देखो गाइस, हम एजुकेटर हैं, आप स्टूडेंट हो और आप
कि और मेरे हाथ में सिर्फ इतनी सी चीज है कि किस तरीके से एग्जाम कब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हमें नहीं पता। एग्जाम जो एनटीए को कंडक्ट करवाना है वो कभी भी करवा लेगा, बट हाँ मैं डेफिनेटली अपने जो भी है गाइस, जितने भी लोगों तक मैं पहुंचा सकती हूँ ये चीज मैं पहुंचाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि इस वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना है। जितना ज्यादा आप इसे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर करोगे, शेयर करोगे, उतना ही हमारा फायदा है। मैं आज व्यूज के लिए या फिर और किसी चीज के लिए नहीं, बट जेन्युइनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरीके से हम एनटीए तक ये आवाज पहुंचा सकते हैं कि जो एनटीए के ये यूजीसी नेट के जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है वो भी यही चाहते हैं कि साइकिल मेंटेन रहे जून और दिसंबर वाली, तो ये मार्च और अप्रैल वाला एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये मेरा वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले ही टाइम पर, पहले ही सेकंड ऑफ दिस वीडियो में ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, यही कि ये आवाज अगर किसी भी तरीके से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर ये चीज यहाँ तक एनटीए तक ये बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत कॉल्स लगाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने खुद ये चीज करने की कोशिश करी, बट आप जानते हैं कि एक जने के इफेक्ट से तो ये होने वाला नहीं है। तो इनमें हमको एक यूनानिमस टीम बनाने की जरूरत है, एक फैमिली बनाने की जरूरत है, और ये चीज बोलने की जरूरत है। क्योंकि अगर अप्रैल में एग्जाम हो जाता है तो जून का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ेगा, जून का होता है तो दिसंबर का भी पोस्टपोन होना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ अभी पीएचडी के एंट्रेंसेस का भी टाइम चल रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो पीएचडी एंट्रेंस है वो अभी खुलने वाले हैं, और साथ ही साथ समर ओपनिंग जो है वो भी आने वाली है। जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं सबकी समर ओपनिंग भी आएगी। तो एक जो स्टूडेंट है जिसने अगर मान लीजिए दिसंबर में किसी ने क्लियर किया, तो दिसंबर में क्लियर करते ही अब वो क्या करे, मतलब उसे तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करे। मान लो किसी का नेट हुआ है, अब वो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो पीएचडी एंट्रेंस के लिए जा रहा है, जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करें अप्रैल के लिए, सब्जेक्ट को तैयार करें, रिसर्च प्रपोजल बनाएं। इतनी सारी चीजें हैं जो इस वक्त दिमाग में चल रही है, जो मैं इमेजिन कर सकती हूँ एज अ स्टूडेंट कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रही होगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एक बार मुझे आप सभी लोग बताइए कि क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर करना आपका काम है गाइस। अभी भी मैं देख रही हूँ, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने ये डिस्कस किया, आप लोग भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल अगर अप्रैल में हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट इफ ये चीज नहीं हो पाती है? मान लीजिए कि अप्रैल में ही पेपर आपका कंडक्ट करवा दिया गया, क्योंकि एनटीए हमेशा से ही अनएक्सपेक्टेड काम करता आया है। और अगर मान लो कि अप्रैल में पेपर हो जाता है तो क्या करेंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ। तो दो चीजें हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोल दिया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मार्च और अप्रैल में पेपर हो, मैं तो चाहती हूँ जून में ही पेपर हो। और आप लोग भी यही चाहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए होता है गाइस। हमको पता है कि अच्छा ठीक है जून में और दिसंबर में पेपर होता है, हम 6 महीने की साइकिल मेंटेन करना चाहते हैं, वो कहते हैं मार्च अप्रैल में पेपर करा देंगे। भाई वो मार्च अप्रैल में अगर पेपर करा देंगे तो फिर जून का क्या करेंगे हम लोग? तो ये चीज मैं भी चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं। मैं भी आज से रेगुलर एक कॉल लगाने वाली हूँ एनटीए में, और आपका भी यही काम होना चाहिए कि रेगुलर कॉल लगना चाहिए एनटीए के अंदर। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए जो वाकई में डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीएचडी का एंट्रेंस भी आ रहा है, और मैं फिर आपको बता देती हूँ, मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा नाम अदिति शर्मा है और मैंने भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से। मुझे भी पता है ये चीज कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद की जो लाइफ होती है वो टोटली अलग होती है, टोटली अलग, क्योंकि उसके बाद एक नई जर्नी शुरू होती है। ये किसी भी कॉमन गवर्नमेंट एग्जाम की जैसा एग्जाम नहीं है गाइस कि आपने पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ और काम खत्म। जो आपका स्टाइपेंड है जेआरएफ का 32,000 रुपए स्टार्टिंग विद एचआरए, वो सारी चीजें शुरू होती है जब आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो। तो इसके बाद पीएचडी के लिए भी हमको फाइट करना होता है, पीएचडी एंट्रेंस के लिए फाइट करना होता है। आई नो कि नेट करने के बाद में आप किसी भी कॉमन कॉलेज में जा सकते हैं, आप वहां पर लेक्चरर बन सकते हो, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप एक सर्टेन फ्यूचर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नींव आप लोगों की बन जाए, तो आप लोगों का काम क्या होना चाहिए? आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि पीएचडी में आप इंटरव्यू दें, पीएचडी के अंदर सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद पीएचडी करें आप लोग। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो अगर ये सारी साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो ये सारी चीजें जो है गाइस वो बहुत एब्रप्ट तरीके से हमारे सामने आने वाली है। और इसी चीज के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत एफर्ट डालने की जरूरत है, राइट? ये चीज तो रही बिल्कुल जो चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। अब दूसरी सवाल ये आ जाता है कि मैम अगर हमारा ये एग्जाम मान लीजिए मार्च और अप्रैल में ही हो जाता है, तब हम क्या करें? आप देखिए गाइस, अगर मैं आप लोगों को ये ऑनेस्टली से बताना चाहूँ कि हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, तो देखो मैं आपके सामने एक स्ट्रैटेजी है जो बना के लेके आई हूँ। वो स्ट्रैटेजी में
क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ, और कैसे पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हो, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, हम सब लोग इतना जानते हैं, वेल नोन है हम इस फैक्ट को लेकर कि 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2 हो रहा है। पेपर 1 जो है वो आप लोगों का 50 क्वेश्चंस के साथ में आता है, पेपर 2 जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस के साथ में आता है, पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट डोमेन होता है, और पेपर 1 जो है वो होता है आपका जनरल पेपर। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी कि जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ निकालने का सारा दामोदार किस पे होता है भाई? पेपर 1 पे होता है, जो जनरल पेपर है जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं। और इन 10 यूनिट में से मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी जो गारंटीड वीडियोस है, गारंटीड यूनिट जो आपकी आती ही आती है, क्योंकि कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है, ना टाइमिंग फिक्स होता है। टोटल आप लोगों को 3 आवर का समय मिलता है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। और इसके अंदर भी आप लोगों की 10 यूनिट होती है, और उस 10 यूनिट को मिनिमम मान के चलिए 28 से 30 सब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं, जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 11th और 12th में पढ़े हैं। ये सारा मिला के आप लोगों का पेपर आता है, ये सब आप लोग जानते हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। बात आ जाती है कि जो जेआरएफ निकालने का तरीका है वो है पेपर 1 को हैक करना। पेपर 1 जो आप लोगों का 100 नंबर है, अगर इस 100 नंबर में से आप कैसे भी करके 80 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो ये आपकी गारंटी है कि आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाता है। ये लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बोला था 70 प्लस स्कोर पे, और अब मैं ये बोल रही हूँ 80 प्लस उनके लिए जिनको नेट क्वालिफाई जो कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि जो लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं ना, वो एक साइकिल में, एक लूप में फंस जाते हैं। जिनका 2 या 2 से ज्यादा बार नेट हुआ होगा, आई होप वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक लूप होता है, और इस लूप से निकलने का एक ही तरीका है, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करिए। मेरे पास पिछले 1 साल में ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका नेट 3 से 4 बार निकल चुका है, बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो पेपर 1 में लैग करते हैं। नेट दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेपर 2 की है। जेआरएफ दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वो है आप लोगों के जनरल पेपर के बाद में। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने 10 नंबर बढ़ा दिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को लास्ट जून के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी तो उसमें 70 प्लस स्कोर बोला था, और आज मैं आपको बोल रही हूँ 80 प्लस स्कोर। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये जेन्युइन अपनी मेहनत के बाद में आप लोगों को बोल रही हूँ। अगर आप लोगों का नेट ऑलरेडी क्लियर है, 80 प्लस स्कोर करिए पेपर 1 के अंदर, मेरी गारंटी है कि आप लोगों का डेफिनेटली कैसा जेआरएफ सिलेक्ट होने वाला है। जिनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी भी रीजन की वजह से, आपको सबसे पहले चीज ढूंढनी है गाइस, लूप होल्स ढूंढना। अब आप लोगों को लगे कि ये मैं बना के बोल रही हूँ या जो भी है, जो भी सिंसियर स्टूडेंट होगा या जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है वो जानता है कि मैं एक एक शब्द जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ और अपनी तरफ से बोल रही हूँ। आपको जो मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस एक व्यक्ति के लिए भी काम करूंगी जो सिंसियरली पढ़ाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका लूप होल ढूंढना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। पेपर 2 के लिए मैं जनरलाइज तरीके से नहीं बोल सकती क्योंकि सबका पेपर 2 अलग होता है, पर पेपर 1 के लिए मैं जरूर जनरलाइज तरीके से इस वीडियो में बात करूंगी। पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट होती है, और उस 10 यूनिट को आप 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं गाइस। एक डिपार्टमेंट होता है आपका क्रैमिंग वाला पोर्शन, एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है एप्लीकेशन वाला पोर्शन, और तीसरा डिपार्टमेंट होता है जो होता है आपका टोटली रीजनिंग बेस्ड, जिसको मैं सीएस यानी कॉमन सेंस बोलती हूँ। ठीक है ना। एक है आपका रीजनिंग वाला पार्ट जो कि आपका कॉमन सेंस वाला पार्ट होता है, एक है आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट, और एक है आपका क्रैमिंग वाला पार्ट। अगर मैं 10 यूनिट्स की बात करूँ गाइस, तो इन 10 यूनिट्स के सामने सिलेबस मैंने आपके रख दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब एप्लीकेशन लेवल की बात करती हूँ तो एप्लीकेशन लेवल जो है वो आपका मेमोरी लेवल के ऊपर आता है, यानी कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी स्टैटिक चीजें भी होंगी जो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, बट मेजरली जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो 50 क्वेश्चंस आते हैं और 10 यूनिट है, तो कृपया करके ये चीज कभी मत सोच लेना कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं अग्री नहीं करती, और मैं आपको कभी नहीं बोलती हूँ ये चीज। चाहे आप मेरा पहला वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 18 फरवरी को बनाया था, 20 फरवरी को अपलोड हुआ था, रिसर्च एप्टीट्यूड का जनरल वीडियो दिया था, और मैंने उसमें भी बोला था, और बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक करके कमेंट डाला था, नहीं मैम आपको नहीं पता 5 ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो पेपर दिया था, मेरे रिसर्च के 7 क्वेश्चन आए थे, बाकी मैंने गिने नहीं थे क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, बाकी आप देख लीजिएगा।
आप सभी ने पेपर देखा होगा, और अगर आपको ये दिख जाए कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये एग्री नहीं करती, और ना ही मैं आपको बोलूंगी कि इस भ्रम में जिए कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। सभी यूनिट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और सारी यूनिट्स को आपने इक्वल तरीके से देखना है। किसी से ज्यादा लगाव, किसी से ज्यादा नफरत ये करने की जरूरत नहीं है। किसी में ऐसा कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड तो 1 महीना पढ़ा था, ऐसा नहीं हो सकता, और दिल लगा के बैठ गए और टाइम निकल जाना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, सारी यूनिट हमारे लिए बराबर है। सब स्टूडेंट की कोई ना कोई यूनिट फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट्स है, आपकी भी फेवरेट होंगी, इट डजेंट मैटर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इस एप्लीकेशन बेस्ड के अंदर अगर मैं मान के भी चलूं कि मान लो कि 10 से 11 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ के भी गए हैं, फिर भी गारंटी नहीं कि क्वेश्चन सही होगा। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट मैं ये सच बोलने वाली हूँ, नो फॉल्स प्रॉमिस एंड नो प्लीजिंग थिंग्स। मेरी वीडियोस में आपको कोई प्लीजिंग इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ऑनेस्ट है, ब्रूटली ऑनेस्टली बोलूंगी, कोई गारंटी नहीं कि ये चीजें आप पूरा पूरा पढ़ के गए हो पर फिर भी क्वेश्चन सही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से घुमा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्री करते हैं या नहीं? जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है, बता देना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओ सॉरी, टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो आपका क्वेश्चन आता है, मुझे बताइएगा कितने लोग हैं जो उसमें कंफ्यूज नहीं होते। मैंने रिसर्च पूरी यूट्यूब पे पढ़ाई है, अभी प्लस पे भी कोर्स ला रही हूँ रिसर्च का 5 तारीख से। फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज गारंटी बोलती हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में कंफ्यूज नहीं होंगे। अप्रोचेस ऑफ रिसर्च में पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, फिनोमिनोलॉजी, एक्सपेरियंशियल, ये सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर गारंटी किस चीज की है? स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लगाना। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस गाइस। अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम के दिन वो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी की। क्यों प्रोबेबिलिटी की? जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप रिविजन लगाओगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके लिए जरूरत किसकी होती है? मेंटल लेवल को इंक्रीज करने की। अब आप लोग क्या करते हो? उल्टा काम करते हो। पहले एमसीक्यूज पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट फिल्टर करते हो और फिर पढ़ाई करते हो। अब आप मानिए या ना मानिए, अंदर से सब स्टूडेंट ऐसा ही करता है। शॉर्टकट, एमसीक्यू पहले पढ़ते हैं, एमसीक्यू में जो चीजें पूछी हुई है उसका कंटेंट पढ़ते हैं, और फिर एग्जाम में जाते ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। साफ मुंह पे बोलती हूँ, नहीं हो पाएंगे। उल्टा करिए, क्वेश्चंस पढ़िए पहले, बहुत अच्छी बात है। मैं भी पहले क्वेश्चन इग्निशन बैच चलाया था, याद होगा, प्लस पे क्वेश्चन ही करवाए थे, उसमें पूरे 10 दिन सिर्फ क्वेश्चन करवाए थे। बट उस क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको पूरे के पूरे प्रॉपर नोट्स दिए थे। आपको याद होना चाहिए, एक एक शब्द था मैंने जो आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन है और इन 4 से ये यूनिट बनती है। ये पूरा यूनिट वाइज डिवीजन आप लोगों को करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे अप्रैल में एग्जाम हो चाहे जून में हो। अभी से मेहनत करिएगा इस, क्योंकि जो भी हो, एग्जाम अगर 2 बार भी होता है ना, तो पहली बार हो या ना हो वो आप पर डिपेंड करता है, बट दूसरी बार अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है, और मैं आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेती हूँ। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर इस स्ट्रैटेजी में चलोगे ना, कि पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, वो अच्छी बात है, आपने देख लिया क्या क्या पूछा हुआ है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बट कभी भी ये मत सोचना कि एमसीक्यू में पूछे हुए टॉपिक्स पढ़ के चले जाएंगे तो अगली बार भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और पूरी यूनिट को एज अ यूनिट पढ़िए, रिस्पेक्ट दीजिए उस यूनिट को। एप्लीकेशन बेस में तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपको पूरा ओवरऑल साइकोलॉजी डेवलप करना है, उसका पूरी मेंटेलिटी समझने की जरूरत है कि ये सब्जेक्ट पूछा क्यों जा रहा है, इसमें ये टॉपिक पूछा क्यों जा रहा है, आजकल में इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या इसका मोटिव है, क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तो उसमें मेरा क्या काम होने वाला है, ये सब्जेक्ट मुझे कैसे काम देगा। और तब आपको पता चलेगा इस यूनिट में, पूरी की पूरी 10 यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी जो है वो कौन सी है? रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी। अब आपको ऐसा लगता होगा कि मैम आपकी ये दोनों फेवरेट्स है इसलिए आप बोल रहे हो, नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड पीएचडी में पूरा काम आएगा, आईसीटी भी रिसर्च में पूरा काम आएगा, और साथ ही साथ डिजिटल एरा में जी रहे हो, बिना आईसीटी के इम्पॉसिबल है कि आप सर्वाइव कर जाओगे। सिलेक्शन के बाद में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद गाइस आता है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि है टोटली रीजनिंग बेस्ड। रीजनिंग से मेरा मतलब है कॉमन सेंस बेस्ड।
कुछ बातें ऑफ कोर्स यहाँ पर भी स्टैटिक होंगी जो आप लोगों को याद करनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव कंटेक्ट है, बार बार पूछा जाता है, बट यहाँ पर भी आते हैं कुछ एप्लीकेशन कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल सिनेरियो दे देता है, सेम जैसा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में होता है, सेम सिनेरियो है। आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट दे देगा, आपको एज अ टीचर एज अ कम्युनिकेटर सुनने के लिए बोलेगा, बात करने के लिए बोलेगा, और फिर क्या करेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप यहाँ पर होते तो क्या करते, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है, कम्युनिकेशन में बैरियर कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से पूरी यूनिट को घुमा के जाता है। ये मुझे लगता है कि एक कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। और लॉजिकल रीजनिंग को मैं दो पार्ट में हमेशा पढ़ाती हूँ। आप लोगों ने अगर मुझसे पढ़ा होगा, कभी कोई क्लास ली होगी तो भी आपको पता होगा, एक होता है इसका प्रैक्टिकल पार्ट और एक होता है गाइस इसका स्टैटिक पार्ट, या जिसको आप लोग इसका थ्योरी पार्ट बोल सकते हो। इसकी जो थ्योरी है वो इतनी थ्योरेटिकल है कि वो इतना घुमाती है हमको, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बट जेन्युइनली इसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक्स वाला जो आपका पार्ट होता है गाइस, मैं आपको साफ बोल सकती हूँ ये कि मैं ये छोड़ के गई थी और मैं ये छोड़ के ही जाती हूँ, मैं कभी भी इसे नहीं पढ़ के जाती हूँ। बट हाँ, आपको मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने फैलिसीज पढ़ी है, फैलिसीज आप लोगों ने पढ़ी है, तो ये बिल्कुल फैलिसीज का हिंदी वर्जन है, फैलिसीज का इंडियन वर्जन मान सकते हो आप इसको, राइट। फैलिसीज का इंडियन वर्जन आप मान सकते हैं इसको। फैलिसीज जो है वो वेस्टर्न कल्चर से आई थी, ब्रिटिश कल्चर से आई थी, और ये लोग, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ स्पेशल क्लासेस में। इसका जो हिंदी वर्जन है, जो इसका संस्कृत अनुवाद है, वो है आपका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट। टोटली आप लोगों का समझने वाली चीज है। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है, बट ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, मैथ्स की जैसा लगता है मुझे तो ये। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट, जो कि है सबसे ज्यादा स्कोरिंग। अगर समझ में आ गया ना गाइस, तो मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, ये आप लोगों के बेस्ट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड। अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, क्वेश्चन करना सीख लिया, सिलॉग वाला पार्ट आपने क्लियर कर लिया, अगर आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना सीख लिया कि एनालॉजीज क्या होती है, क्या इनका मतलब होता है, मतलब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत स्कोरिंग होता है गाइस, और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, सिलॉग हो गया, आप लोगों का वेन डायग्राम हो गया, बैंकिंग में एसएससी के अंदर डिफिकल्ट आता है, नेट के अंदर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ये काफी स्कोरिंग है और सिंपल लेवल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, एटलीस्ट, अटमोस्ट, ऐसे नहीं पूछता है सिलॉजिज्म के अंदर क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो इस बार इतना नहीं पूछा गया, क्योंकि इस बार ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछे गए थे, इंडियन लॉजिक से ज्यादा सवाल आए थे, बट फिर भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब ये ऐसी चीज है गाइस जो एक बार आ जाएगी ना, और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग होता है ये। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आईसीटी यूनिट, मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक भी क्वेश्चन, आई मीन एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कुछ बाहर नहीं जाने दूंगी। इस बार प्रॉमिस करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो, और जो प्लस पे है तो उसने तो प्लस पे भी पढ़ा है, स्पेशल भी पढ़ा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, तो मैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत है। ऐसा लगता है मुझे कि ये यूनिट काफी स्कोरिंग है, और ये इसलिए है क्योंकि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर, और मेरा पेपर 2 भी कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस भी देख लेते हो मेरे, प्लस स्पेशल में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ, अगर वो भी कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर आता है क्रैमिंग का किंग वाला चैप्टर। दो यूनिट्स आप लोगों की मैंने रखी है, जो कि है आपकी टोटली क्रैमिंग पार्ट गाइस। ये ऐसी पार्ट है आप लोगों का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और आप लोगों का हायर एजुकेशन वाला पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा क्रैमिंग वाला पार्ट होता है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी बचपन से क्रैमिंग पार्ट अच्छा है, रेक्टाफिकेशन जिसका अच्छा है, जो सिटिंग दे के पढ़ना जानता है, जिसको पता है कि लंबी लंबी सिटिंग्स दे सकता है, क्योंकि गाइस पेपर 1 के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है जो आपके पेपर 2 में भी कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्योग्राफी से पेपर 2 देते हैं, उनके लिए पीपल एनवायरनमेंट ईजी पड़ेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और जैसे मैं हूँ, मैं, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए पीपल एनवायरनमेंट शायद इतना ईजी नहीं रहता है, सही है ना, मैंने नहीं इतना रिवीजन किया हुआ होता है जितना ज्योग्राफी वाले बंदे ने किया है, या जितना जीके जो जिसका आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके पास में होता है। हायर एजुकेशन गोज विद द सेम थिंग है ना। हायर एजुकेशन जिसने हिस्ट्री में पढ़ा है, जिसने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, तो उसके लिए ईजी पड़ता है। तो आपको आपकी जो पूरी डोमेन है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको फिल्टर करने पड़ेंगे गाइस। जैसे मैं हमेशा 7:3 के रेशियो में चलती हूँ। 7 मतलब 7 यूनिट आपने पक्की कर लेनी है अपनी, और 3 यूनिट आपने कच्ची करनी है। ये कच्ची जो है, इसके मान लो अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी आप मान के चलते हो, तो ये 15 में से 20 में से क्वेश्चन में से भी अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाते हैं,
थोड़ा आप लोग अच्छा गेस वर्किंग कर लेते हो, मतलब लॉजिकली सोच लो। जैसे अगर डेली क्लास ले रहे हो, सोचो आप डेली हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो आधा घंटा, तो कुछ ना कुछ तो अटकेगा। अरे कुछ ना कुछ तो अटकेगा ही ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपके हाथ में, बट ये 7 यूनिट छोड़नी नहीं। इन 7 यूनिट पे जम के काम करना है और ऐसा काम करना है कि कुछ भी बाहर नहीं जाए। ठीक है? इसमें से ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारे 70 75 क्वेश्चन मतलब मार्क्स जो है आप ले आओगे। ज़रूरी नहीं है यार, मैंने बोला रिसर्च पूरी पढ़ जाओगे पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मान लो कुछ ऐसी सैंपलिंग टेक्निक मांग ली, आप लोगों से पूछ ली, कंफ्यूज हो गए, गलत आंसर आ गया, रॉन्ग टच जो बहुत फेमस है आप लोगों का वो हो गया, कुछ भी हो जाता है उस टाइम पर, मान लीजिए आपका मूड सही नहीं है, नहीं हुआ सेट, फिर क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है कि ये 7 यूनिट पक्की कर ली मतलब मैम पक्के नंबर, नहीं। देखो ये पक्के नंबर किसी के नहीं होते। मैं आपको 100% पढ़ा दूँगी, बट आप एग्ज़ाम के उस 3 घंटे में क्या करके आते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है यहाँ से। तो डेफिनिटली बात है, बट ये जो बैलेंस है, ये निकल के आएगा अगर आप डेडिकेशन के साथ में रेगुलैरिटी रखोगे। रेगुलैरिटी मेंटेन करके रखोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट हाँ, मैंने जैसा बोला, कुछ लोगों का क्रैमिंग पोर्शन अच्छा होता है तो वो हंट करे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को। छोड़ दो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजें नहीं लिखी, आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया है तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर नहीं लिखी है, जिसमें से आरसी और डीआई, ये तो अगर आप पर्सनली छोड़ के भी जाना चाहोगे ना तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाने दूंगी गाइस, क्योंकि ये 2 यूनिट सिर्फ ऐसी यूनिट्स है जो सर्टेन है। इसके 5 क्वेश्चन पक्के हैं और इसके 5 क्वेश्चन पक्के हैं, यानी कि इसके 10 क्वेश्चन पक्के, यानी कि 20 मार्क्स पक्के। और 20 मार्क्स सिलेक्शन को अप से डाउन लेके जा सकता है। 20 मार्क्स आपके जेआरएफ, हंसते हंसते आपका जेआरएफ क्लियर करवा सकते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इसको छोड़ के जाना, तो मुझे नहीं पता कि भाई आप कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे सिलेक्शन लेके आते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा जो सिलेक्शन लेके आता है वो आरसी और डीआई को छोड़ के जा सकता है। आप इसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। और इसके बाद एक यूनिट जो मैंने लिखी है वो है आपकी मैथ्स और रीजनिंग वाली यूनिट। देखो मैथ्स और रीजनिंग वाली यूनिट, आरसी और डीआई वाली यूनिट, ये क्या है? ये टोटली आपका प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है। मुझे पता है बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डीआई से डर लगता है, जिनको समझ में नहीं आता है कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़े। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे जो बोलते होंगे कि मैम आरसी इंग्लिश में है या उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मैथ्स का हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है, रीजनिंग समझ में नहीं आती है, कैसे करती हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स पर फोकस करिए। बेसिक्स पर फोकस करिए, स्क्रैच से चीजें पढ़िए, उसके बाद में अपने एडवांस टॉपिक्स पर जाइए। और एक गलती जो आप सभी लोग करते हो वो ये है कि पहले ही दिन हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, हर बार हम क्या करते हैं, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना बाद में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। बताइए मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताइए, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन का क्या डोमेन है, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया, वो भाड़ में गया। पहले ये बताओ कि इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे छोटे से छोटे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले दिमाग वहीं भागता है। और फिर उस पर सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम करता है क्या? आपका यूट्यूब वीडियोस, जो 5,000 वीडियो दिन के मिलते हैं हमको, क्या मैथ्स के और रीजनिंग के, जिसमें बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स आप लोगों को शॉर्टकट सिखा रहे होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उन शॉर्टकट्स को देखकर अप्लाई करते हैं। एक बार को क्वेश्चन हो जाता है, 2 दिन भी क्वेश्चन हो जाता है, मैं 5 दिन लगातार शॉर्टकट से क्वेश्चन निकलता है, एग्जाम हॉल में जाते हैं और शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको मैथ्स का बेसिक्स ही नहीं पता था। उस क्वेश्चन को करने का ये तो काम आ गया कि शॉर्टकट क्या था, बट ये नहीं पता कि उसका डोमेन क्या था। रीजनिंग में वो क्वेश्चन कौन से डिपार्टमेंट से आया था, क्या मतलब था उस क्वेश्चन का, ये हमने समझा नहीं। हमने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली उसका शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी। डीआई और आरसी में भी यही चीज करते हो, गारंटी बता रही हूँ कि यही चीज करते हो। बट अगर आप आज, एक भी जन है जो ये चीज समझ जाता है, मेरे लिए तो भाई वही जीत होगी। ये समझ जाओ कि बेसिक्स अगर क्लियर है ना, और बेसिक्स एडिशन से ही शुरू होता है। मैं आपको गारंटी बताती हूँ, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, बट गलती कहाँ करके आते हो, सम करने में। जल्दी जल्दीबाजी में 2 2 8 करके आते हो कि नहीं करके आते हो, ये गारंटी है। मैंने पिछले 1 साल के अनअकैडमी के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। पोल में सबसे गलत आंसर वही होते हैं जो एडिशन का मिस्टेक करके आ जाता है,
कोई का रॉन्ग टच हो जाता है, जल्दीबाजी के अंदर होता है, और रीजनिंग तो खुशी-खुशी में गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि मैम सारा इतना ईज़ी लग रहा था कि खुशी-खुशी में एक क्वेश्चन गलत कर दिया। खुशी-खुशी में एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि बेसिक्स को हंट करिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरी क्लासेस लो। आपको जिसका समझ में आता है, जिसका बेसिक्स आपको लगता है कि मैम इसके बंदे के बेसिक्स मेरे को अच्छे लगते हैं, मुझे समझ में आ जाता है। आसान भाषाओं में वो जो समझाता है, उसकी क्लास लो। ऐसे नहीं बोल रही हूँ मेरी लो कि मेरा ही समझ में आएगा, नहीं। हो सकता है कि मेरा किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो जो जिसका समझ में आ रहा है भाई उसका क्लास लो, बट बेसिक से लो। पहले बेसिक्स पर काम करिए, और एक्यूरेसी गाइस, ये मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अडेप्ट करी थी, क्योंकि मैं भी पहले यही करती थी। किस पे काम करती थी? स्पीड पर। क्योंकि मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्पीड मैटर करती है। 60 मिनट के अंदर मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, क्रैमिंग वाला पार्ट भी है, ये भी है, वो भी है, फलाना भी है। बिल्कुल सही बात है, और हर हर चीज की एक्सक्यूज जो होती है वो होती है मेरे पास में मैम, इसलिए स्पीड तो बहुत जरूरी है, तो शॉर्टकट आना तो बहुत जरूरी है। बट मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अडेप्ट की, एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी, भले ही आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेट के अंदर, वो अच्छी बातें नहीं होती है, आपका फायदा है, बट स्टिल अगर एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो मतलब सीखोगे, पढ़ाई करोगे। अगर गाइस तैयारी के समय आपने इस पूरी जर्नी में जो आपकी ये तैयारी है, इस समय में बेसिक्स क्लियर कर लिए ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। बट अगर सिर्फ सिलेक्शन पाने के लिए जल्दीबाजी के अंदर शॉर्टकट्स अपनाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 6 महीने के बाद में आप निकल के सिलेक्शन तो ले जाओगे यहाँ से। मैं ठीक है, आप जो भी जोड़ तोड़ करके नेट निकालोगे, जेआरएफ भी निकालोगे, उसके बाद पूरी लाइफ में स्ट्रगल करोगे। और मैं फिर आप लोगों को बोल देती हूँ कि मैं कोई प्लीजिंग बातें नहीं करती हूँ, और मैं रोज ये चीज हर स्टूडेंट को बोलती हूँ। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है उसको पता होगा, मैं रोज ये चीज बोलती हूँ। अभी शॉर्टकट अपनाओगे, लाइफ में स्ट्रगल करोगे। मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दोगे, लाइफ में स्ट्रगल करोगे। डीआई को छोड़ के जाओगे, स्ट्रगल करोगे। क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोगों के सामने फिर से ही आएगी ये चीज, फिर से ये चीज घूम के आपके सामने आएगी और बार बार आएगी। तो इसीलिए एक बार में पढ़ डालो ना, बेसिक्स क्लियर कर डालो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। राइट? तो पहले एक्यूरेसी पे काम करिए, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी से स्पीड तक की ये जो जर्नी होती है, इसके बीच में आती है गाइस प्रैक्टिस प्लस सेल्फ स्टडी। मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी एजुकेटर किसी भी स्टूडेंट की स्पीड नहीं बढ़ा सकता। वो स्पीड कैसे बढ़ेगी? वो स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस से बढ़ेगी गाइस। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप में ये डेडिकेशन है कि आप बेसिक्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हो, ना कि सिलेक्शन के लिए, तो आपके दिमाग ऑटोमेटिकली आपकी आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऐसे ही सेट होगी। हर क्वेश्चन का बेसिक ढूंढने की कोशिश करोगे। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को क्या बताती हूँ, उसका मतलब बताती हूँ। इवन कंप्यूटर साइंस में भी जिसने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है मुझसे, वो जानता है ये चीज। मैंने जो भी शॉर्टकट सिखाया है उसका डिटेल वर्जन के अंदर आपको मतलब समझाया है। समझाया कि नहीं समझाया? तो इसीलिए जरूरी क्या हो जाता है आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपकी आरसी, डीआई, मैथ्स और रीजनिंग है, इस पर रोज की प्रैक्टिस लगाना अभी से शुरू कर दीजिए गाइस। रोज का एक आरसी, रोज का एक डीआई, रोज की एक मैथ्स की यूनिट, 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के रोज के। और अगर आपको नहीं होता है, सेल्फ स्टडी नहीं सेट होती है, तो आप दूसरों का सहारा लीजिए। आपके पास में यूट्यूब पे वीडियोस है मेरे, बहुत सारे एजुकेटर्स के। आपके पास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, आपके पास में स्पेशल क्लासेस है वहाँ की। स्पेशल क्लासेस के साथ में प्लस क्लासेस भी हैं आपकी। प्लस में मैंने पूरी मैथ्स पढ़ा दी गाइस, पूरी मैथ्स ए टू जी, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है। अगर आपको पता हो या ना पता हो, जिस जिसने लिया है कोर्स उसको तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है, और सारी यूनिट्स पढ़ा दी है मैथ्स की। और उसमें मैंने बेसिक्स ही समझाए हैं, क्योंकि मुझे पता है वहीं चूकते हो। शॉर्टकट तो आपको कोई भी वीडियो सर्च मारोगे शॉर्टकट मिल जाएगा, बट ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो पूरी वीडियो है उसका समरी ये है कि मैं आप लोगों को ये 5 बातें बता सकती जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। वो क्या बताई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी सेल्फ स्टडी, जो मेरी लिस्ट में हमेशा ही नंबर 1 पे रहती है। मैं पढ़ा लूँ 50 घंटे, बट अगर खुद 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। वो 3 घंटे मुझे नहीं पता कि आप क्या करके आओगे एग्जाम के अंदर। सेकेंड चीज, सेल्फ स्टडी के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस गेन करना, एक्सपीरियंस फैकल्टी से मिलना। फैकल्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेटर्स की बात कर रही हूँ, कोई भी बंदा जिसने एग्जाम निकाला है, जिसने जेआरएफ निकाला है, उससे बात करिए, उससे पूछिए
कि तूने कैसे निकाला, तो वो आपको बताएगा ना, तो सबसे पहले वो भी सेल्फ स्टडी बोलेगा। मैं खुद आपको एज एन एजुकेटर ये चीज बोलती हूँ, मेरे पढ़ाने से नहीं निकलेगा, आपके पढ़ने से निकलेगा। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का तजुर्बा चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको तो चिंता नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी एक साल में इतने यूजीसी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हद है। फिल्टर करना, फिल्टर करने से मेरा मतलब ये है, क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए, क्या छोड़ना है। अगर ये पता है ना, तो मुझे लगता है कि तैयारी बढ़िया चल रही है, कि आपको क्या छोड़ना चाहिए। और फिर इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद में जो कि पांचवा मेरा आज की वीडियो बनाने का कंटेंट था, क्या, प्रैक्टिस करना, सेल्फ स्टडी, एक्सपीरियंस फैकल्टी का तजुर्बा लेना, फिल्टर करना कंटेंट को कि क्या छोड़ना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम को मैनेज करना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस करना। अब ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका जो मैं कर सकती हूँ आपके लिए। वो क्या कर सकती हूँ, आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पांचों चीजें आप लोग गेन कर सकते हो। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसको समझ में आता है लाइक कर देना, जिसको समझ में नहीं आता है, नहीं अच्छा लगता है, डिसलाइक कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइक डिसलाइक की बात नहीं है। बस आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट अगर आ जाता है, एक भी बंदे का इस वीडियो को देखकर पैटर्न चेंज हो जाता है पढ़ने का, उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है। मैं उसी मकसद से रोज सुबह उठ के 7:30 बजे से वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। तो काम मेरा इतना ही है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, और मैं यही फॉलो करती आई हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। आपको भी ये करना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के पास में यूट्यूब पढ़ाई होती है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो एक रेवोल्यूशन की जैसे आप लोगों के सामने आया है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं। आपको मैंने ये सारी बातें बताई, ये सारी चीजें मैं आपके हर वीडियो में हर रोज आपको रिमाइंड करवाती हूँ। कहाँ पर, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर किसको ऐसा लगता है भाई कि सिर्फ पेड क्लासेस होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री क्लासेस भी होती है और आपकी क्या होती है, पेड क्लासेस भी होती है। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ। मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस लेके आती हूँ सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। दो वीडियोस लेके आती हूँ। एक में मैं करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, जिसमें आपका पीपल एनवायरनमेंट, आईसीटी और हायर एजुकेशन वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी ले लेती हूँ। और 8 बजे आप लोगों के लिए लेके आती हूँ आईसीटी का वीडियो। ठीक है, तो आईसीटी आपकी तैयार हो रही है, कल भी आईसीटी लेंगे। कल मैंने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाया वैसे तो। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए होती है गाइस स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, स्पेशल क्लासेस में होती है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, कंटेंट क्लासेस भी होती है, और आपके एमसीक्यूज भी होते हैं। रोज का प्रैक्टिस करिए ना आके। मेरी दो स्पेशल क्लासेस चलेगी गाइस, एक 11 AM चलेगी और एक 5 PM चलेगी। मैं रोज 5 PM मैथ्स प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई, रोज का। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे खुद से नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 40 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, 40 मिनट आओ, आराम से आराम से पढ़ो। मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सॉल्यूशन देती हूँ हर क्वेश्चन के बाद में। सॉल्यूशन को सीखो, आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि होगा, पोल में आप भी नंबर 1 पे आएंगे। तो वो मोटिवेशन लाने की आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो यही चीज आपके इंट्रिंसिक आनी चाहिए, मेरे मोटिवेट करने से नहीं होना चाहिए। रोज आओगे, एक दिन नहीं निकलेगा, 2 दिन नहीं निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, क्लास छोड़ोगे। बट मुझे पता है कि मेरे डेडिकेशन से अगर कोई बंदा है जो 6th डे फिर से क्लास में आता है और 7th डे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो मेरी तो जीती है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट मिल रहा है और वैल्यूएबल कंटेंट अगर मिल रहा है, तो आई शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चीजों को बस असेंबल करते जाते हो और फिर क्या करते हो, फिर जाते हो और सो जाते हो। मतलब पूरा दिन का कुछ मतलब निकलता नहीं है, राइट। यूजीसी नेट वॉच होल सेट ऑफ रिसर्च एंड आईसीटी, वाओ सच अ हेल्पफुल एंड अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच नुपुर। और मैंने तो रिसर्च और आईसीटी इसी उम्मीद से पढ़ाई थी, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ के मुझसे बात की, मेरे साथ प्लस पे भी जुड़े। ठीक है, 11 AM क्या होगा ना, वो मैं कल आपको बताऊंगी गाइस। रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव में मैं क्या करने वाली हूँ स्पेशल, आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और ये पूरा का पूरा स्पेशल क्लास पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट।
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपके लिए एक रिवाइज इंडिया प्रोग्राम लाऊंगी। इस इनिशिएटिव के अंदर मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कल सुबह 8 बजे बताऊंगी। अगर आज आपको लगता है कि कुछ भी मैंने मीनिंगफुल बोला है, तो कल सुबह 8 बजे आ जाना। आपको ये बताऊंगी कि मैं फ्री क्लासेस कैसे लेनी है, क्या करना है आपको इस स्पेशली मार्च एडिशन के लिए, मार्च और अप्रैल वाले एडिशन के लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना चाहिए आज, तुरंत, अभी जाके। और फिर अदिति शर्मा को एनटी यूजीसी नेट में सर्च कर सकते हो, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो। वहां पे यहाँ फॉलो का बटन दिखा, फॉलो कर लिया, इसके कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अब बात आ जाती है कि इसके बाद क्या करें। इसके बाद आपने फिल्टर करनी है स्पेशल क्लासेस को। कैसे फिल्टर करनी है, स्पेशल क्लासेस पे जाइए और सितंबर से पहले की क्लास लगाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अगर मार्च और अप्रैल में पेपर आ जाता है ना, इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, सेल्फ स्टडी लगा दो। कैसे सेल्फ स्टडी लगानी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें मैंने आपको जम के पेपर 1 की बहुत सारी क्लासेस दी है। इन सभी क्लासेस को क्या करिए, रिवीजन लगाइए। कैसे लगाना है रिवीजन, रिवीजन आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों से एक रेफरल कोड मांगेगा। मेरा रेफरल कोड है गाइस अदिति 10। क्लास अनलॉक हो जाएगी। जैसे ही क्लास अनलॉक हुई, क्लासेस को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग 1.5x 2x जो भी स्पीड है उस स्पीड के अकॉर्डिंग लगाइए और रिवीजन करिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे साथ में जुड़ के अगले 6 या 12 महीने तैयारी करना चाहते हैं, कोई ऐसा है जो अभी ग्रेजुएशन फेज में है और बीसीए और एमसीए की पढ़ाई भी करना चाहता है, साथ ही साथ दिसंबर वाला नेट या जून वाले नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो उनको मैं बता दूं कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसा नाम वैसा ही काम है। आप जानते हो कि पेड क्लासेस में आपकी प्लस क्लासेस चलती है, और ये इतनी इकोनॉमिकल है और इतने ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं रोज, और यही चीज के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगता है कि लाइव क्लास मिलती है, मैम टेस्ट सीरीज होती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है, मैं हर तीसरे दिन आपका डाउट सेशन लेती हूँ, डाउट क्लियरिंग करवाती हूँ। बट उससे भी बढ़कर एक स्टेप ऊपर जाके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आता है। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, मैं तो हूं ही आपके साथ, 300 एजुकेटर्स भी हैं। एक पर्सनल एजुकेटर आपको मिलेगा, पर्सनल कोच, जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होगा, जो आपकी स्टडी प्लान करेगा, आप लोगों को टाइम टेबल देगा, क्योंकि पढ़ाई करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। सेल्फ स्टडी 10 दिन करते हैं, 11वें दिन छोड़ देते हैं और फिर कोई और एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैम वो रूटीन सेट नहीं हो पाता है। तो रूटीन सेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, थोड़ी एक्सटर्नल पुश की जरूरत होती है। इसीलिए बोलती हूँ पैसा खर्चा करते हो ना तो दुखता है, और जो ये थोड़ा दुखता है ना तो पढ़ते हो, तो इस पेन को लीजिए गाइस। और ये मैं अभी क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीजें आपको, मैंने आपको सारे ऑफर्स दिए, यूट्यूब भी है, पढ़ने वालों के लिए स्पेशल भी है। 1+1 करिए अपने लाइफ में और आइकॉनिक को जोड़ लीजिए। वहां भी फ्री ऑफ आपकी जो क्लासेस होंगी ना, लाइव आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी होगी, बट साथ में जो पीडीएफ आपके लिए चाहिए होती है, स्टडी मटेरियल, कोई बुक नहीं खरीदनी है, किसी को और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पर्सनल कोच है, ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट करिए। और अनअकैडमी के जो रिजल्ट्स है गाइस, शायद मैं 1 साल पहले ये चीज नहीं बोलती, बट मुझे अनअकैडमी ज्वाइन किए 1 साल हुआ, और अब 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स दिए हैं, इस चैनल ने रिजल्ट्स दिए हैं, अनअकैडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत सारे जेआरएफ सिलेक्शंस दिए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज को, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे ना तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, और मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब है ये आपकी अपॉर्चुनिटी है गाइस। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट वीक में प्राइस भी हाइक हो जाएगी, और साथ ही साथ मेरा जो नया बैच है वो भी शुरू हो जाएगा। 5 फेब से मैं पेपर 1 का नया बैच शुरू कर रही हूँ, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से शुरू करूंगी और रिसर्च पीएचडी एंट्रेंस लेवल तक पढ़ाऊंगी। जो क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको कल सुबह 8 बजे अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। बट फिलहाल याद रखिएगा, जिस जिसको लगता है कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, फॉलो करना है, रेगुलरली तैयारी करनी है, तो आपके पास में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है और प्लस भी है। दोनों की फीस इस वीक पे हाइक हो जाएगी। रेफरल कोड आपके सामने है, 12 महीने की फीस मात्र 15,000 है अभी, ओनली 15,000। यही चीज अगले वीक से आपको पता है कि किस हाइक पर मिलेगी, जो बाहर की रेट है। 50,000 से कम अगर आपको कोई भी नेट की कोचिंग मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि मैंने खुद 25,000 की टेस्ट सीरीज ली थी, तो मुझे अच्छे से पता है कि नहीं है पॉसिबल। ठीक है, 25% डिस्काउंट आपको ऑलरेडी दे रहा है अनअकैडमी, और 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको ये रेफरल कोड यूज करके, जो है अदिति 10। मन करे तो कंसिडर कर लीजिएगा और आइकॉनिक एक बार ले लीजिएगा। ठीक है,
मैम आइकॉनिक नहीं लेना है, केवल प्लस लेना है, केवल प्लस भी है, उसकी फीस कम है, 12,000 की फीस, 12,000, 12 महीने की फीस जो है वो 12,000 रुपए है वहां पर, ये भी बहुत इकोनॉमिकल है। जो भी आपके बजट में सेट करता है वो लीजिए। मैम बजट नहीं है, पढ़ना है, पढ़िए, स्पेशल क्लासेस है। अन अकेडमी आपके लिए रेवोल्यूशन ही है गाइस। फ्री पढ़ना है, स्पेशल क्लास अटेंड करो, उसमें भी रेफरल कोड सेम लगेगा, और एक ही बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना, एक ही बार लगाना है। अगर आपके पास थोड़ा बजट है, थोड़े इधर उधर पैसे कम खर्चा करो, एक जीन्स कम खरीद लेना, 1 साल का पैकेज ले लो, पैकेज लोगे, पढ़ाई करोगे, 10 चीजें और नई सीखोगे। ठीक है, दूसरे की क्लासेस भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरा रेफरल कोड लगाया तो मेरी क्लास मिलेगी, हर किसी की क्लास देख सकते हो, सारी यूनिट्स पढ़ सकते हो, सबका टेस्ट दे सकते हो। तो एक ही फीस के अंदर फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को, डाउट सेशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बट डिपेंड आप पे करता है कि आप कब से अपनी जर्नी शुरू करते हो गाइस। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, आई नो कि 50 मिनट्स का ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्ट्रैटेजी आज ही से बनानी है, तैयारी आप ही को करनी है, सिलेक्शन भी आप ही का होगा, एफर्ट्स भी आप ही के होंगे। मैं अगर आपको कुछ दे सकती हूँ तो वो है अपना टाइम एंड डेडिकेशन, और अपना एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया अपनी जर्नी में, जब मैंने सिलेक्शन लिया था, और उसके बाद जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्शन दिलवाया। तो अगर आपको लगा कि मैंने कुछ भी मीनिंगफुल आप लोगों के लिए बोला है, तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वो एनटीए तक बात पहुंचनी है कि हमें मार्च अप्रैल में नहीं, हमें जून में ही पेपर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं हमारे एजुकेटर्स। सुबह 7:30 बजे मिलूंगी आप लोगों से करंट अफेयर के लिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद 8 AM रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव में क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सीमा जी, आइकॉनिक के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पर्सनल कोच आपको मिलेगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं अगर होती तो यही करती कि पीएचडी एंट्रेंस के इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है मैम, आगे जाके जो तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो कैसे करनी है, किसको बोलना है, क्या बोलना है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपकी पर्सनल कोच संभालेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वो करके जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के लिए शिव सर है, मोहम्मद, आप शिव सर को फॉलो करिए। शिव सर ऑलरेडी हिस्ट्री पे आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस पे भी पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। ओके। एग्जाम जो है, एनटी की वेबसाइट कहती है मार्च अप्रैल में होगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ अप्रैल में वीडियो, बट अगर हो भी जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव मैंने बताया कि क्या करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पेपर जो है वो आप लोगों का जून में ही हो, ताकि साइकिल मेंटेन रहे जून दिसंबर वाली। बट अगर एनटी अप्रैल में करवा दे तो क्या करें, रिकॉर्डेड क्लासेस लगाइए और सेल्फ स्टडी करिए, और लाइव क्लासेस में आके डाउट पूछिए, सिंपल। ठीक है, तो चलिए, एनीवेज आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैच्योर बच्चे हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो ऑलमोस्ट, अच्छे से जानते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, इकोनॉमिकल है प्राइसेस, आप सब अंदर से जानते हो गाइस, अंदर से आप सब जानते हो ये चीज कि 50,000 का ऑफलाइन कोर्स लेना चाहता हूँ, इससे अच्छा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 15,000 का आइकॉनिक लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैच्योर हूँ, कब लेना है, कैसे लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पैसा खर्चा करना है, आपको डिसीजन लेना है। मैं ये बता रही हूँ कि मेरी ऑफरिंग है 5 से भाई, 5 से मैं तो शुरू हो जाऊंगी फ्राइडे से। दिन में 12 बजे मेरी क्लास है, 12 से 1, रिसर्च एप्टीट्यूड। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, 4 फरवरी तक का आपके पास में टाइम है। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ डिटेल में, पूरा का पूरा, ऑलरेडी 6 यूनिट कंप्लीटेड है, जो मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। दोबारा से साइकिल रिपीट करूंगी, जो 12 महीने का कोर्स ले रहा है उसके लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोगों से सुबह 7:30 बजे। हैव अ नाइस डे। सोचिएगा, समझिएगा, स्ट्रैटेजी बनाइएगा, चाहे फ्री पढ़ रहे हो, चाहे प्लस पे या चाहे आइकॉनिक पर, अपना डेडिकेशन मेंटेन रखना। और अगर लगता है कि मैं डेडिकेशन आपको दे रही हूँ, तो मिलेंगे कल 5 बजे स्पेशल क्लास में अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, मैथ्स और रीजनिंग के साथ में। कल